गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पापा खो गए और जिसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। हम आज स्टूडेंट हमने छः पाठ हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है सभी ने अपनी नोटबुक में भी इनको कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप अपना काम है वो समय पर कर ले, ताकि फिर आप जब के टेस्ट हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो सभी स्टूडेंट अपनी जो बुक है वसंत वो निकाल लीजिए, उसमें से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे हम, पापा खो गए, जिसके लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। तो पढ़ते हैं। पापा खो गए अपना एक नाटक है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं बिजली का खंभा और जो पेड़ हैं, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो इसमें इतने पात्र हैं अपने। हम पढ़ते हैं। सड़क का सड़क, रात का समय और समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा की सड़क है और रात का समय है, जिसमें समुद्र के सामने फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंभा खड़ा है और एक पेड़ खड़ा है, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है और पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो ये हमें बताया गया है, ये पात्र हैं और कैसा वातावरण वहाँ पर उपस्थित हो रहा है वो हमें बताया गया है कि जो एक रात का समय है, वहाँ पर समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर एक नाचती हुई लड़की की नाचती लड़की का औरत की आकृति है और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है और वहीं पर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। तो खंबा जम्हाई रोकते हुए, राम राम बहुत दिन हो गए। खंबा है वो पेड़ से, खंबा और पेड़ है वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो खंबा कहता है राम राम, रात बहुत हो गई, कि बहुत रात हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में नहीं आती। कि आजकल की पेड़ कहता है कि आजकल की रातें हैं वो कैसी हो रही है, ये तो जल्दी बीतने में आती नहीं है। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। वो कहता है कि खंबा कहता है कि दिन है वो तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ कहता है लेकिन रात को बहुत ही बोरियत होती है। कि दिन तो कैसे न कैसे निकल जाता है लेकिन रात में बहुत बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों में से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के एक खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। खंबा कहता है कि जो बरसात की रातें हैं इनसे ये रातें कहीं बहुत अच्छी है। पेड़ राजा, तो वो पेड़ से कहता है खंबा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। कि जो बरसात की रात होती है उसमें तो क्या होता है कि रात भर भीगते रहो और बादलों से जो आने वाला पानी है उसकी मार खाते हो। पानी से मार खाने का मतलब है भीगते रहना और पानी की जो तेज बौछारें हैं उससे अब जब वो शरीर पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई मार पड़ रही हो। तो वो कह रहे हैं कि पानी की मार खाते रहो और तेज हवाओं में भी बल्ब को कसर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। यानी जब तेज हवा चलती है तो जो खंबे पर जो बल्ब लगा हुआ होता है उसको पकड़े रहो, यानी वो नीचे नहीं गिर पाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और एक टांग पर खड़े रहो। एक टांग पर खड़े होने का मतलब है जो खंबा है वो एकदम चाहे कैसी भी स्थिति हो, रात हो दिन हो, वो अपनी
हमेशा खड़ा ही रहता है सीधा, तो वो कहता है कि सदा एक ही स्थिति में रहना, तो एक स्थिति में एक बराबर टांग पर खड़ा रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो खंबा कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है, ऐसे तो अच्छा होता न होता बिजली का खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाता जी होता। तो वो कहता है कि मैं ऐसा अच्छा होता, न तो मैं बिजली का खंबा होता, ना बिजली का जन्म होता, और मैं बल्ब फेंक कर दूर कहीं भागने का जी होता। तब पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। कि पेड़ बता रहा था कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। कि पेड़ है वो कह रहा है कि एक बार मेरे पर भी आफत आई थी, यानी मुसीबत आई थी, कि एक बार आसमान से गड़गड़ाती जो बिजली है वो मेरे ऊपर आके गिर गई थी। कि बिजली है वो मेरे पे आके गई थी, आके गिर गई थी। और आज भी जब मैं उस दृश्य को, उस बात को याद करता हूँ तो मेरा जो दिल है, मेरा वो जो मन है वो धक धक करने लगता है। और जहाँ पर बिजली गिरी थी वहाँ पर इतना गहरा गड्ढा हो गया था खंबे महाराज। वो पेड़ है वो खंबे को बताता है कि मेरे को भी याद आती है कि एक बार इतनी इस पेड़ मेरे पे आकर बिजली गिर गई थी। और जब भी मेरा ये दृश्य मेरे को याद आता है तो मेरा दिल है वो धक धक करने लगता है। और जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की भी याद आती है, अंग अंग थर थर कांपने लगता है। और जब कभी रात को बारिश आती है तो मेरा मन है वो उस बात को याद करने लग जाता है और मैं वो कांपने लग जाता हूँ। अंडरलाइन करेंगे इस बार कि पेड़ ने खंबे को क्या घटना बताई। तो ये घटना बताई कि एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, और बाप रे वो बिजली थी आफत, याद आते ही तो, और उसको याद आते ही क्या होने लग जाता है, उसका दिल धक धक करने लगता है। और वहां बिजली पड़ने पर क्या हो गया था, वहां पर गहरा गड्ढा हो गया था। 3 प्रश्न बने अपने से कि पेड़ ने खंबे को क्या बताया, और वो बिजली थी, आ, वो उसको बिजली की याद करते ही लेखक के मन है वो डरने क्यों लगता है, और जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ क्या हो गया था। आगे बढ़ते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6 चुग्गी की कोई नौकरी भी कोई नौकरी है। खंबा कहते हैं, मेरी तबीयत भी लोहे की है, यानी जैसे मैं लोहे का बना हूँ वैसे ही मेरी तबीयत है वो भी मेरे समान ही है, कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ। वरना यदि कोई बारिश में या ठंडी धूप में खड़ा रहे तो वह जरूर बीमार हो पड़ सकता है। लेकिन कितनी दिन बीत गए हैं और कितनी रातें बीत गए हैं, मैं बराबर इसी तरह से खड़ा हुआ हूँ, मेरे कोई भी तकलीफ नहीं। यानी जैसे जैसे मेरा शरीर है लोहे का, वैसे ही मैं भी लोहे का ही बना हूँ, मेरे कुछ भी नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। अगर पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं, अपने पत्तों का कोट पहनकर। यानी जो पेड़ है वो किसका कोट पहनता है, हम तो क्या पहन लेते हैं, हम जो मनुष्य होते हैं वो कपड़े पहन लेते हैं, और जो पेड़ होता है वो किसके कपड़े पहनता है, पत्तों का। तो लेखक कह रहे हैं कि जो पेड़ कह रहा है कि मैं अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। कि जब मैं अपने पत्तों का कोट पहन लेता हूँ तो चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बारिश हो या धूप हो तो फिर मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो भी मुझसे पहले बहुत पहले का खड़ा हूँ, और तो भी मैं तुम बहुत पहले का तुमसे खड़ा हूँ। ये किससे कह रहा है, वो खंबे से कह रहा है कि मैं जब पत्तों का कोट पहन लाऊं तब कोट पहन लेता हूँ तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, और फिर भी मैं तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। क्योंकि आप तो जानते हो
जो पेड़ होते हैं वो बहुत बरसों तक खड़े रहते हैं, यानी जहाँ पर उनको उगाया जाए वो जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, उनकी जड़ें हैं वो एकदम से क्षत विक्षत नहीं हो जाती, तब तक वो अचल खड़े रहते हैं। तो वो कह रहा हूँ मैं तेरे से पहले भी खड़ा रहता हूँ। अब अपना छोटा एक प्रश्न बन रहा है कि जो पेड़ होते हैं वो किसका कोट पहनते हैं, तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि किसका कोट पहनकर उनको बारिश से या धूप से परेशानी नहीं होती। तो उन्हें अब हम अंडरलाइन करेंगे, यहाँ आंसर भी बन जाएगा, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। इसको अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अलग था वहाँ, वहाँ के वे सब ऊंचे नीचे घर नहीं थे, तब यह सड़कें भी नहीं थी, जहाँ वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाले औरतें भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने की ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, यानी वो जो पेड़ है वो कह रहे हैं कि मैं भी स्वाभिमानी हूँ कि जब शुरू शुरू में आपको वहाँ पर लगाया गया था और शुरू शुरू में तो मैंने आपसे बोलने की कोशिश करी थी, लेकिन आप मुझसे बोलते नहीं थे। किसको कह रहे हैं वो? जो पेड़ है वो खम्भों को कह रहे हैं। मैं बोलने की कोशिश करता लेकिन आप बोलते नहीं थे, तो फिर मैंने भी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा, यानी मैं भी स्वाभिमानी हूँ कि मैं किसी से बोल रहा हूँ, वो मेरे को प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है तो फिर मैं भी नहीं बोलता हूँ। और वो बता रहा है, पेड़ है वो बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ था तब यहाँ पर पहले ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी, और जो सिनेमा का जो बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और उस पर जो नाचने वाली औरत है वो तब भी नहीं थी। सिर्फ सामने का ये जो समुद्र था वह था, तो मुझे बहुत ही अकेलापन लगता था। अब अपना प्रश्न ये भी बन रहा है छोटा सा यहाँ से कि पेड़ का जन्म हुआ तब वहाँ क्या क्या था। तब यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे और सड़कें भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाले औरतें भी तब नहीं थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि जब जो पेड़ था वो वहाँ खड़ा था तब पहले क्या नहीं था। आगे पढ़ते हैं। खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबा कहता है कि एक बार बहुत जब तेज आंधी आ गई तो मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ा, यानी तेज हवा चलती है तब क्या होता है कि जो खंबे होते हैं, बिजली के तार जो लगे होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो एक बार बहुत तेज आंधी पानी आया, बहुत तेज आंधी आई, तो उस आंधी से जो खंबा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तो वो पेड़ कहता है, बाप रे कैसा अजीब था वो, और कितना तेज आंधी तूफान था कि तुम मेरे ऊपर गिर गए थे। यानी जो इतनी तेज हवा थी कि उस हवा के वेग से जो पेड़ था, जो खंबा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, यह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। खंबा करे, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, यानी मैं खंबे से पेड़ है वो कह रहा है कि खंबा कह रहा है कि पेड़ तुम वहां खड़े गए तो मैं कुछ संभल गया था, तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया, यानी तुमने मेरे वजन को वो झेल लिया। ये बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए हो, चाहे तुम खुद है वो काफी जख्मी हो गए थे इससे, लेकिन बाद में मेरा गुरूर है वो झड़ गया। गुरूर यानी मेरा जो घमंड है वो दूर हो गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब अपना ये भी प्रश्न बनता है कि पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई,
तो पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि एक दिन बहुत जोर से आंधी तूफान आया। तो आंधी तूफान के कारण जो खंबा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ ने उसे नीचे नहीं गिरने दिया, उसे कुछ संभाल लिया। तब जो जो खंबे का घमंड है वो दूर हो गया और पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से बाप रे कैसा था तूफान से लेके दोस्ती हो गई, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। आगे बढ़ते हैं। पेड़ हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पेड़ दोनों चुप हो जाते हैं, हवा की आवाज़ आती है और कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। पोस्टर पर जो बनी नाचने वाली औरत थी वो टेढ़ी हो जाती है, यानी इतनी तेज हवा चलती है कि वो जो पोस्टर है वो टेढ़ा हो जाता है और उसके घुंघरू बजते हैं। घुंघरू से बजने से मतलब क्या हुआ? घुंघरू बजने से मतलब ये हुआ कि जब तेज हवा चलने लग गई और जो औरत का पोस्टर लगा हुआ था वो तेज हवा से चलने से आवाज करने लग गया और वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी तरह एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। कौवा है वो पेड़ के पीछे से झांककर, यानी पेड़ था उसके पीछे झांककर बोलता है काव काव काव, और कहता है कौन है जो रात के वक्त भी इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद है वो खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। वो कौवा कहता है पेड़ से। लेटर बॉक्स हूँ मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पन्ना निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है श्रीमान आयुक्त गोविंद राव जी? आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा ज़्यादा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फुकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, इन्हें ये बच्चे फोकट में के समझे आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका है? फिर लेटर बॉक्स है वो बोलता है मुंह मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे, कि मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या हम एक जैसे कौवा कर्कश आवाज में बोल रहा है वैसे वैसे बोले क्या? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। फिर वो क्या करता है? लेटर बॉक्स है अपने पेट में, यानी लेटर बॉक्स की जो आकृति रहती है वो उसका वो है उसमें से जहाँ पर ताला लगा लेटर बॉक्स का वो आपने देखा होगा जो लाल रंग का पुता होता है और उसके बीच में जो है ताला लगा होता है, तो उसको क्या बताया गया है? उसका पेट बताया गया है लेटर बॉक्स का। तो लेटर बॉक्स जो है वो अपने पेट से हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, यानी जो लेटर बॉक्स में जो पत्र डाले गए थे उसमें से एक पत्र निकालता है और धीरे से उसको अपनी जीभ से निकालकर खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। तो वो देखता है ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। तो वो कहता है ये किसकी चिट्ठी है वो आकर यहाँ पर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक है, वह कहता है ये श्रीमान आयुक्त गोविंद जी की है, जिसमें उसकी शिकायत की गई है कि आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है और क्लास में उसका ध्यान है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। ये किसी श्रीमान गोविंद राय जी को लिखी गई थी
जिसमें उस पत्र में ये बताया गया था कि आपका जो परीक्षित लड़का है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान तो केवल बंटे खेलने में ज़्यादा लगता है। वो कहते हैं एक बार आप आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा कि तो वो कहता है कि परीक्षित के जो पापा हैं वो हेडमास्टर से आकर मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब कि स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं और क्लास से गायब रहकर बंटे खेले, ये तो अच्छी बात नहीं है। फीस फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? वो कहता है कि फीस के जो पैसे देते हैं वो फोकट में थोड़ी आते हैं, कमा कर लाए जाते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, कि सभी के पापा हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कोई ऑफिस में करता है, कोई अन्य कार्य करता है, तो इतने हार्ड मेहनत के बाद में पैसे आते हैं और उन पैसों को खराब कर दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और तभी जाकर मिलते हैं कि सभी व्यक्ति है जब अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को अपना जीवन यापन करने के लिए, बच्चों की दिनचर्या को अच्छी रखने के लिए, बच्चों का जीवन अच्छा जीने के लिए वो मेहनत करते हैं और मेहनत करने से उन्हें जो पैसे मिलते हैं उन्हें वो फीस के देते हैं। तो वो कहता है कि पैसे हैं वो कोई फोकट में थोड़ी मिलते हैं। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगा था, तो वो मन ही मन सोचता है लेटर बॉक्स कि मेरे को हेडमास्टर होना चाहिए था तो मैं इस परीक्षित को होश अच्छे ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका है? फिर वह उस पत्र को तो निकाल रख देता है और दूसरा निकालता है, उसको पढ़ता है। अब इसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि गोविंद राय जी का लड़का कौन था, उसका क्या नाम था और वो क्या करता था? तो श्रीमान गोविंद राय जी का लड़का था परीक्षित था, जो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था और वह क्लास में ध्यान न देकर बंटे खेलता था। और यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? खंबा कहता है लाल ताऊ किसे कहता है? लेटर बॉक्स को। लेटर बॉक्स को अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? तो लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते हैं क्योंकि लेटर बॉक्स पर लाल रंग पुता होता है। तो लाल रंग पुता होने के कारण लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। तो खंबा कह रहा है कि वो लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे हो? कि खंबा लेटर बॉक्स से कहता है कि आज तुमने किस किस के पत्र है वो चोरी करके पढ़े हैं। लेटर बॉक्स आश्चर्य से चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो लेटर बॉक्स है वो आश्चर्य से कहता है कि चोरी चोरी किस लिए करता हूँ? लेटर सारे पत्र जो है वो मेरे कब्जे में ही तो रहते हैं, यानी मेरे पास ही तो रहते हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, कि मैं इन्हें अच्छी तरह से रोज ही पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? पेड़ कहता है कि आपके कब्जे में होने का कारण, उसके कब्जे में कैसे है? क्योंकि हम कोई भी अपना जो पत्र है वो किस में डालते हैं? लेटर बॉक्स में डालते हैं, ताकि अपना जो पत्र है वो वहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। क्योंकि जो पोस्टमैन आता है, वो पोस्ट मास्टर आता है, वो वहाँ से वो पत्र निकालता है, फिर पत्रों की छटाई होती है। पत्रों की छटाई होने के बाद जो पत्र जहाँ जाना है उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है डाकिये के द्वारा। पहले वो जहाँ जाना है उसकी छटाई की जाती है कि कहाँ कौन सा जो पत्र है वो जाना है, उसके बाद में वो डाकिये के द्वारा उस घर तक या उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है। तो वो कहता है कि लाल ताऊ के लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते हो, पोस्टमास्टर को पता चल जाएगा तो कि तुम रोज है लोगों की चिट्ठियों को फाड़ फाड़ कर पढ़ लेते हो। जब पोस्ट मास्टर को ये बात पता लग जाएगी तो लेटर बॉक्स कहता है चलता है, पता तो चलने जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। कि लेटर बॉक्स कहता है कि चलता है तो चले जाने दो, मेरी तरह यहाँ पर कोई दिन रात बैठकर दिखाए तो तब पता चले कि मेरे पास है वो यहाँ कोई बैठे और फिर पत्र को नहीं पढ़े तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ
निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो गया। अब वो जो पेड़ उससे कहता है लेटर बॉक्स से कि जब उसको पोस्ट मास्टर है उसको पता चल जाएगा तो वो कहता है कि पता चल जाने दो, क्योंकि मेरी तरह दिन रात यहाँ बैठकर से मतलब क्या है, आप जानते हो कि लेटर बॉक्स होता है वो अपने एक स्थान पर निश्चित जहाँ पर उसको बना दिया गया वहीं पर रहता है। तो वो कहता है कि मेरी तरह कोई यहाँ एक दिन रात एक जगह बैठकर तो दिखाई। परसों ही वो कहता है कि परसों ही मैंने देखा था कि पोस्टमैन है वो मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई की रोके नहीं रुकी कि मुझे इतनी जोर से जमाई आ गई कि रोकने पर भी वही नहीं रुकी और मैं देखता ही रह गया। वो चिट्ठियों का उसने जो पोस्ट मास्टर था उसने बंडल बनाया और यहाँ से जल्दी चला गया। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो जाए। अगर मैं अपना मन बहलाने के लिए इन चिट्ठियों में से 4 चिट्ठियाँ पढ़ लूँ तो इसमें कोई भी हर्ज वाली बात नहीं है। पेड़, लेकिन चिट्ठी जैसे लिखी गई हो लालता उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है प्राइवेट। तो पेड़ है वो लेटर बॉक्स से कहता है कि लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, कि जिस बंदे ने जिसको चिट्ठी लिखी है उसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी कोई प्राइवेट बात भी हो सकती है जो तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। यानी जो पेड़ है वो कहता है लेटर बॉक्स से कि ये जो तुम पत्र पढ़ लेते हो ये गलत बात है, क्योंकि पत्र है वो हमेशा एक दूसरे को लिखे जाते हैं और हो सकता है कि किसी दूसरे बंदे ने अपने कोई मन की बात या कोई प्राइवेट बात उस पर कही हो और जो तुमने पढ़ ली हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेटर बॉक्स में कहाँ किसी का चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। तो लेटर बॉक्स अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं कहाँ किसी की चिट्ठी रख रहा हूँ, कि मैं ऐसा तो करता नहीं हूँ कि किसी की चिट्ठी अपने पास रख ली है मैं तो उसे पढ़ता हूँ और वापस अपने पेट में डाल लेता हूँ और जिसकी चिट्ठी होती है वह उसको मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें में कब बाहर निकालता हूँ वह मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है कि किसी की गुप्त बात, यानी किसी की भी कोई जो गुप्त जो छुपाने वाली बात होती है वो मैं बाहर नहीं निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। और जो मुझे मेरा जो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, यानी जो बात मेरे से लिखी गई है उस पत्र में, वह बात जिस बंदे ने जिसको छुप के लिखी है या कोई रहस्यपूर्ण बात हो, कोई प्राइवेट बात हो, तो वो प्राइवेट की प्राइवेट ही रहती है। तब मुझे अपना बहुत ही महत्व लगता है कि देखो मेरे अंदर अपनी जो चिट्ठी है वो डाल के गया था और वो वैसे की वैसी सुरक्षित है। आगे पेड़, कोई आ रहा है लगता है। तो पेड़ कहता है लेटर बॉक्स को कि लगता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह से स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई लड़की है। फिर कोई आ रहा है, पेड़ है वो कहता है कि कोई आ रहा है। तो देखते हैं कि सब चुप हो जाते हैं, वो पेड़, लेटर बॉक्स है, वो सारे चुप हो जाते हैं। तो देखता है कि एक एक भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है, यानी एक सोई हुई लड़की है जो एक भिखारी जैसा आदमी उसको उठा के लेके आ रहा है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए। तो इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। और वो जो आदमी है वो वहाँ पे आता है तो देखता है कि यहाँ पर कोई है नहीं, सुनसान जगह है। और तो वो मन ही मन में कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, यानी बच्चों को उठाने वाला हूँ मैं,
और दूसरे काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बच्चा उठाने का ही काम करता हूँ, दूसरे काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक घर से यह लड़की को उठाई थी, यानी उसका अपहरण किया था, और ये नींद में सो रही थी। अब इसकी नींद नहीं खुले, इसके लिए मैंने क्या किया, इसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा है वो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, तो मैं अपनी भूख शांत करने के लिए जाऊंगा, या इसे यहाँ लिटा कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे बेहोशी की दवा दे रखी है, इसलिए उसे होश आएगा नहीं। उसे होश आएगा तब तक मैं वापस लौट आऊंगा, और इसलिए मैं इसको लिटा कर चला जाता हूँ, क्योंकि अब बहुत रात हो गई है, कोई आसपास दिखाई भी नहीं रहता है, सुनसान जगह है, तो इसको यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट हिला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। फिर पेड़ की जो ओट होती है उसमें उस लड़की को वो डाल देता है, ताकि और कहीं दिखाई नहीं दे वो किसी को, और उस अपना कोट हिला देता है कि एक पेड़ खड़ा रहता है वहाँ पे, उस पेड़ की ओट में अपने उस लड़की को है वो डाल देता है, और उस पर अपना कोट फैला देता है। कोट किस लिए फैला देता है कि कोई भी उसे देख नहीं पाए, और उधर उधर चौकस होकर वो देखता रहता है, और एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वह वहां से चला जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, जिसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया है, शेष भाग का हम कल अध्ययन करेंगे। इसमें से किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।